नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे सर्कुलर जो लेटेस्ट में पब्लिश हो चुका है और यह इफ़ेक्टिव है 24 मार्च 2020 से। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि कोरोना से मृत्यु पर परिवार को किस प्रकार से पेंशन देने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से हम फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे इस योजना का यह जो ब्यूटी है कि क्लेम विद इन 15 डेज में सेटलमेंट हो जाएगा। इसमें सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताई गई है कि डिपेंडेंट कौन है या फिर उनका नॉमिनी कौन है, किसको किस प्रकार से बेनिफिट मिलेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए और आप इसको जो भी इसके लिए एलिजिबल कर्मचारी है या उसके जो भी सगा संबंधी है जो इस व्यथा से गुजर रहे हैं उनके परिवार को शेयर करें ताकि उसको इसका बेनिफिट मिल सके। यह सर्कुलर जो है ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है 3 जून 2021 से और यह जो सर्कुलर है ऑलरेडी अप्रूवल भी इसको मिल चुका है कि ईएसआईसी कोविड-19 रिलीफ स्कीम के रूप में, और यह हेल्प या सपोर्ट करेगा फैमिली को जो भी इंश्योर्ड पर्सन है अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कोविड के वजह से। इस स्कीम का उद्देश्य बहुत ही क्लियर है और इसमें बिल्कुल क्लियर कट यह बताया गया है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाती है कोविड डिजीज के वजह से तो उसके जो भी डिपेंडेंट है उनको पीरियोडिक पेमेंट डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस स्कीम की वैलिडिटी क्या है? तो इस स्कीम की वैलिडिटी 2 साल है और यह इफेक्टिव है 24 मार्च 2020। इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इस स्कीम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंतर्गत 2 बातें बताई गई है। फर्स्ट बात ये बताई गई है अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन की कोरोना से डेथ हो जाती है तो जिस डेट को उसकी डेथ होती है उससे 3 मंथ पहले ही उनका ईएसआईसी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुका होना चाहिए। और सेकंड बात ये बताई गई है कि जिस डेट को उसकी डेथ होती है कोविड से उससे पहले एटलीस्ट 70 डेज का ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी पोर्टल के माध्यम से रेमिट हो जाना चाहिए, तभी वह एम्प्लॉई का जो भी डिपेंडेंट है इस बेनिफिट को पाने का हकदार होंगे। इस बेनिफिट को पाने के लिए डिपेंडेंट या नॉमिनी कौन कौन हो सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट है स्पाउस, उसकी बात है जो भी लीगली और एडॉप्टेड सन है टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स तक उनको यह बेनिफिट मिलेगा, और अनमैरिड लेजिटिमेट और एडॉप्टेड डॉटर को भी मिलेगा इसका बेनिफिट। या सेकंड में बोला जा रहा है कि विडोड मदर को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। थर्ड, अगर जो भी उनका लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन या डॉटर है और अगर वह फुल्ली डिपेंडेंट है इंश्योर्ड पर्सन पे ही, तो 25 ईयर्स के बाद भी अगर जो भी उनका सन और डॉटर योग्य नहीं है भरण पोषण के लिए तो उनके बाद भी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जो भी इंश्योर्ड पर्सन है अगर वह अपने स्पाउस या फिर लीगली और एडॉप्टेड चाइल्ड या विडो मदर के साथ नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका डिपेंडेंट कौन हो सकता है? तो ए पेरेंट अदर देन विडोड मदर, या फिर उनका एक माइनर इलिजिटिमेट सन हो सकता है, अनमैरिड इलिजिटिमेट डॉटर, और ए डॉटर इलिजिटिमेट और एडॉप्टेड और इलिजिटिमेट इफ मैरिड है, और ए माइनर और इफ ए विडो और ए माइनर, ये सभी हो सकते हैं। या फिर ए माइनर ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर और विडोड सिस्टर इफ ए माइनर, अगर वो माइनर हो तो यह भी हो सकते हैं डिपेंडेंट। उसके अलावा देखिए यहाँ पे विडोड डॉटर इन लॉ भी हो सकते हैं, या फिर एक माइनर चाइल्ड ऑफ ए प्री डिजीज सन, या फिर ए माइनर चाइल्ड ऑफ ए प्री डिजीज डॉटर वेयर नो पेरेंट ऑफ दिस चाइल्ड इज अलाइव, अगर उनके कोई भी पेरेंट अलाइव नहीं है तो, या फिर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं इफ़ नो पेरेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज अलाइव, यह भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट का बाइफर्केशन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले यह बताया गया है कि जो 90% ऑफ द एवरेज डेली वेजेज ऑफ द डिजीज्ड आईपी पर्सन, तो
इनका जो भी 90% है उसको फुल रेट ऑफ रिलीफ के रूप में रखा गया है और वही डिपेंडेंट में को दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्पाउस का आता है जिसको ड्यूरिंग लाइफ मतलब जीवन भर मिलेगा। तो क्या मिलेगा? अमाउंट इक्विवेलेंट टू द 3/5 ऑफ द फुल रेट का 3/5 मिलेगा। और अगर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन है तो उसको जो है 2/5 ऑफ द फुल रेट मिलेगा टिल द 25 ईयर्स ऑफ एज तक मिलेगा। अगर जो भी उनका लेजिटिमेट या एडॉप्टेड सन या फिर डॉटर है और अगर वह इन्फर्म है मतलब अयोग्य है तो उनको उसके बाद भी जब तक उनकी इन्फर्मिटी ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक उनको यह जो भी पेंशन है मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर लीगल और एडॉप्टेड अनमैरिड डॉटर है तो उनको भी फुल रेट का 2/5 पार्ट मिलेगा एज ए पेंशन के रूप में। और अगर वह इन्फर्म है मतलब अयोग्य है तो उनको जब तक इन्फर्मिटी उनकी ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक उनको यह बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर विडोड मदर है तो उनको भी फुल रेट का 2/5% मिलेगा। और अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट हो जाती है स्पाउस, लेजिटिमेट और एडॉप्टेड चिल्ड्रन के बीच और विडोड मदर के बीच में तो यहाँ पे सभी को प्रोपोर्शनली दिया जाएगा जिससे उनका जो भी अमाउंट है वह रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसमें यह क्लियर कट बताया गया है कि जो भी पेएबल अमाउंट है वह जो है फुल रेट ऑफ रिलीफ से अधिक नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो भी इंश्योर्ड पर्सन है अगर वह स्पाउस या फिर लीगली और एडॉप्टेड चाइल्ड या फिर विडोड मदर के साथ नहीं रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी उनके पेरेंट हैं अदर देन विडोड मदर और ग्रैंड पेरेंट उनको लाइफ टाइम तक मिलेगा। और यह जो रेट है 3/10 ऑफ फुल रेट के हिसाब से मिलेगा। और अगर दो और मोर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है तो यह जो है इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम मतलब उनके बीच इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा जो भी ESIC डिपार्टमेंट है उनके तरफ से। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि उनके अतिरिक्त अगर कोई मेल डिपेंडेंट है तो उनको मिलेगा अनटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। और अगर फीमेल डिपेंडेंट है उनको भी मिलेगा अनटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। और अगर वह मैरिड हो जाती है तो विच एवर अर्लियर जो भी पहले होता है तो उस पीरियड तक उनको यह जो है मिलेगा। और ये जो है 2/10 ऑफ द फुल रेट के हिसाब से मिलेगा। और अगर मोर देन वन डिपेंडेंट है और वहाँ पे किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट हो जाती है तो उनके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस जो भी पेंशन अमाउंट है उसको। और यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट यह बहुत ही ब्यूटी है इस स्कीम का कि मिनिमम रिलीफ अंडर दिस स्कीम जो है शैल बी ₹1800 पर मंथ। तो मिनिमम 1800 पर मंथ तो मिलना ही है हर जो भी नॉमिनी है या फिर डिपेंडेंट है उनको। देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसके लिए एक CRS-1 एक फॉर्म है जो आपको ESIC पोर्टल से डाउनलोड कर लेना है और उसको फिलअप कर लेना है और अपने एम्प्लॉयर से भी उस पर साइन करवाना होगा। और इसके साथ आपको कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी लगाना है और डेथ सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल इसमें लगाना है। और इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रूफ ऑफ द एज और आइडेंटिटी ऑफ द डिपेंडेंट यह भी आपको आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है ये सबको अटैच करके आपको नियरेस्ट जो भी ESIC ब्रांच ऑफिस है वहाँ जमा करना है। यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया है कि अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन मैटरनिटी बेनिफिट ऑलरेडी अवेल कर चुका है या फिर एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट अवेल कर चुका है या फिर टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट बेनिफिट ऑलरेडी अवेल कर चुका है और उसके बाद उनकी अगर मृत्यु हो जाती है कोविड से
तो फिर यहाँ पे उनका ड्यूरेशन जो काउंट करना है 70 डेज का, अगर उसमें कोई शॉर्ट फॉल आता है तो यहाँ पे ईएसआईसी डिपार्टमेंट के तरफ से बताया गया है कि उनका यह जो पीरियड था मैटरनिटी बेनिफिट का, टीडीबी और ईएसबी का, उस पीरियड को भी काउंट किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत, ताकि उसको इस बेनिफिट का रिलीफ और बेनिफिट मिल सके, इस स्कीम का बेनिफिट मिल सके। देखिए यहाँ पे दो बातें बताई गई है इस क्लाउज में। क्लाउज 4 में यह बताया गया कि रीजनल डायरेक्टर या सब रीजनल ऑफिस इंचार्ज के पास पावर है कि उनको यह केस को डिसाइड करना है कि इसको बेनिफिट मिलना है नहीं मिलना है, जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके बाद। क्लाउज 5 में यह बताया गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोविड का बाद, कोविड डिजीज होने के बाद रिकवरी हो जाती है और उसके बाद अगेन 30 डेज के अंदर मृत्यु हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की, तो उस केस में भी रीजनल डायरेक्टर या सब रीजनल डायरेक्टर के पास अगर जो भी मेडिकल बोर्ड है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट है या फिर ईएसआईसी हॉस्पिटल है या स्पेशलिस्ट जो भी मेडिसिन के हैं या फिर चेस्ट डिजीज के हैं या ईएसआईसी हॉस्पिटल की तरफ से अगर उनके पास रिकमेंडेशन आती है, तो उस रिकमेंडेशन के आधार पर वह इस केस को फेवर में या फिर जो भी डिसीजन देना है वो दे सकते हैं। यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि जहाँ पे डेट ऑफ रिकवरी कैन नॉट बी असर्टेन नहीं किया जा सकता है कोविड-19 का निगेटिव रिपोर्ट होने पर, तो उसमें क्या होता है कि पोस्ट कोविड डेथ हो जाती है आफ्टर 45 डेज, वहाँ पे फिर से टेस्ट होती है और कोविड पॉजिटिव हो जाती है। तो इस केस में जो है इस केस में इसको रिलीफ दिया गया है और इसको भी कंसिडर किया जाएगा इस प्रकार के अगर केस होते हैं तो। देखिए यहाँ पे क्लाउज नंबर 6 में यह बताया गया है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को मेडिकल बेनिफिट मिल सकता है 1 ईयर के लिए। इसके लिए उनको 120 रुपीज़ डिपार्टमेंट को जाकर के पे करना पड़ेगा। सेकंड बात यह है क्लाउज नंबर 7 में कि जो भी क्लेम है उसको 15 डेज के अंदर सेटल कर दिया जाएगा अगर आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर देते हैं तो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उसको इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।